हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं देवेंद्र झा और आज आपका स्टडी गाइड क्लास में स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो है क्वथनांक, गलनांक और वाष्पीकरण। क्वथनांक, गलनांक, वाष्पीकरण ये काफी भारी शब्द लगते होंगे, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इनको हम बिल्कुल इजी करके आज समझेंगे। इनका हमारे रोजमर्रा की लाइफ में क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आते हैं क्वथनांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता होगा बॉइल मीन्स उबालना, किसी चीज को उबालना। तो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वथनांक को हम परिभाषित कर सकते हैं किसी द्रव या लिक्विड का, जब वो, हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे ये कोई पात्र है, इसमें ये द्रव है, लाइक जल है, इसे हमने बर्नर पर रख दिया है और यहां से इसमें हीट दी जा रही है, हीट ऊष्मा दी जा रही है। तो जब ये उबलने लगे, ये इतनी हीट हो जाए कि पानी उबलने लगे, तो जब ये पानी उबलने लगता है तो वही उस द्रव का, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है तो वो उस द्रव का क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब हम करेंगे चर्चा जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तीन सौ 73 केल्विन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल है वो उबलने लगता है और उबल के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वो उस द्रव का या जल का या कोई भी द्रव हो, उसका हर जो भी लिक्विड है या द्रव है, हर द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ये जल का बता रहा हूं मैं यहाँ आपको। तो ये जल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री और 373 केल्विन। आई होप यहां तक ये क्वथनांक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं गलनांक। ये गलनांक क्या है? गलनांक इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे किसी चीज का गलना, जैसे रोजमर्रा की लाइफ में हम बोल सकते हैं गलना। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो किसी, इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, किसी ठोस का सामान्य वायुमंडल के सामान्य ताप पर किसी ठोस का गलना या पिघलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उसका गलनांक कहलाता है। सपोज जैसे मान लेते हैं आइस सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। ये आइस है, फ्रिज में से निकाली, फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता है तो आइस जम गई, 0 से भी कम है तो आइस जम गई। अब इसको हम बाहर निकाला है, तो बाहर निकलाएंगे तो धीरे धीरे इसमें से पिघलने लगेगी और ये द्रव में बदल जाएगी। तो इस ठोस को, इस आइस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा यानी हीट, तो वो उस ठोस का गलनांक कहलाती है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 2
273 केल्विन। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसी ठोस का गलनांक है। अब प्रकृति में बहुत से ठोस है, उनका गलनांक अलग अलग होता है। ये आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको दूसरा ये इस्तेमाल कर लेता हूं। ये आपको मैंने कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ये क्या है? ये बर्फ एक ठोस है, उसका द्रव्य बदलने के लिए ये इसका जो तापमान है, इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब क्वथनांक और गलनांक के बाद आता है वाष्पीकरण। इवेपोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण एक बहुत भारी शब्द है, पता नहीं क्या है वाष्पीकरण, क्या है। तो वाष्पीकरण नॉर्मल हम समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल अपने रोजमर्रा की लाइफ में उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कपड़े धो के सुखाने के लिए डाले, तो वो सूखते कैसे हैं? कोई अनाज है, जैसे गेहूं है, घर में नॉर्मली पिसाने से पहले उसको धोते हैं और सुखाते हैं। तो कोई भी अनाज है, उसको धो के हमने छत पे डाला, तो वो सूखता कैसे है? तो उसके पीछे क्या है? या घर में पोंछा लगाते हैं, तो पोंछा लगाते हैं, जब वो गीला होता है तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? इन सारे कारणों के पीछे ये है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन की परिभाषा है कि वायुमंडल में सामान्य दाब पर वायुमंडल में क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम सामान्य दाब पर द्रव अपनी अवस्था बदल के और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए ये कोई तालाब है, इसमें जल है। ये क्या है? ये सूरज है। सूर्य की किरणें तालाब पर पड़ती हैं। अच्छा, सूर्य में क्या है? हीट होती है, तो इसकी जो किरणें उनमें भी हीट होगी। तो इसकी जो किरणें हैं वो ये जो तालाब है, इसकी ऊपरी जो सतह है, पानी की जो ऊपरी सतह है, अब इसकी जो हीट है वो तालाब पर पड़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले की क्लास में देखा था जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के सारे पदार्थों के कण गति करते हैं। तो गति करते हैं, तो नॉर्मली ये तालाब का पानी ऐसे कण गति कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि उनको अगर जब हीट दी जाती है, कोई ऊष्मा दी जाती है, तो जो कण जो गति कर रहे हैं वो तेजी से गति करने लगते हैं। तेजी से गति करने के कारण उनके बीच में जो अंतराणु बल होता है, जो एक कण दूसरे को मतलब पकड़े रहता है, तो हीट के कारण गति बढ़ेगी, जिसको काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, आपको शायद ध्यान में, गतिज ऊर्जा। तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनका आंतरिक आणविक बल कमजोर हो जाएगा, कमजोर होने उनको बल टूट जाएगा, और वो बल टूटता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो आप इसको वाष्पीकरण का भी यही है। जैसे कि ये सूर्य की किरणें तालाब में पड़ी, तालाब में अब
सूर्य की किरणों में इतनी हीट होती नहीं कि पूरा पानी बॉयल हो जाए। सूर्य की किरणों में हीट होती है तो ऊपर की जो लेयर है, ये ऊपर की जो लेयर है पानी की, इसकी जो कण है, इसकी जो कण है उनमें गति होती है, गति होती है। तो अंतर आणविक बल है वो, मतलब कण गति करने लगते हैं, अंतर आणविक बल टूट जाता है और वो सीधे यहां से परिवर्तित हो जाते हैं इसमें वाष्प में। वाष्प जिसको हम भाप भी कहते हैं, भाप में कहते हैं भाप। तो ये ऊपर गति करते हैं और वाष्प या भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, इसी के मैं आपको बता देता हूँ, ये इसी के कारण जब ये भाप ऊपर जाती है आसमान में, बादल में जाती है, तो ये भाप का टेम्परेचर हीट थोड़ी ज्यादा रहती है और ऊपर बादलों में ठंडी हवा होती है। तो ठंडी हवा से कारण वो संघनित होती है, संघनित होने के कारण वर्षा होती है। तो ये वर्षा का भी कारण है, वाष्पीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण के कारण ही मटके का पानी ठंडा होता है। ये मटका है, ये क्या है मटका, इसमें भरा है जल। हमारे सबके घरों में पानी पीते हैं तो मटके में ही पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी थोड़ा नुकसान करता है, गले को खराब कर देता है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में पानी पीना अच्छा है। तो हमारे सबके घर में ये मिट्टी के बर्तन भरा मिलेगा। इसमें पानी ठंडा कैसे होता है, तो उसके पीछे भी ये कारण है वाष्पीकरण। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, जो मटका होता है, इस मटके की जो दीवार कह सकते हैं इसको, इसमें ये मिट्टी का बना होता है। पहले बात मिट्टी का बना होता है, तो इसमें छोटे छोटे इसके जो दीवार है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों से जब इसमें पानी डालते हैं तो थोड़ा पानी इसके क्षेत्र से बाहर भी निकल जाता है। हमने देखा होगा अगर मटका भरा है तो बाहर से भी पता पड़ जाता है कि इस मटके में पानी है, और अगर मटका खाली है तो बाहर से पता पड़ जाता है कि इसमें पानी नहीं है। तो ये पानी है, पानी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, बाहर का तापमान थोड़ा ज्यादा है, पानी का कम है। तो इसके जो पानी की बूंदें हैं कुछ बाहर आ जाती है रस के, तो जिससे ये इसकी जो वो है परत ठंडी हो जाती है, मतलब गीली हो जाती है। अब जल के जो अणु है, मतलब जो कण है, जैसा कि हमें पता है कि जल के अणुओं में गति होती है, हर पदार्थ के अणुओं में गति होती है। तो इसमें जो पानी है तो वो भी गति करते हैं, तो गति करते वाष्पीकरण, मतलब ये बाहर निकल आते हैं, गति करके बाहर निकल आते हैं। तो ये जब गति करके बाहर निकलते हैं तो कुछ ऊष्मा, कुछ ऊर्जा अपने साथ बाहर ले जाते हैं। जब ऊर्जा बाहर ले जाते हैं तो फिर जो ऊर्जा खाली हुई है तो उसको भरने के लिए आसपास के वातावरण से ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। तो जब आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेते हैं तो वो आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, जिसके कारण मटके का बाहरी सतह ठंडी हो जाती है और अंदर का पानी भी हमें ठंडा लगता है। ये उदाहरण समझ में आ गया आपको? ठीक। इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं। कपड़े सुखाते हैं, जैसे ये जो डोरी है जिसमें हम कपड़े सुखाते हैं, सबके घर में होंगे। तो ये
शर्ट समझिए, सपोज ये शर्ट है, ये हमने धो के सुखाने के लिए डाली। अब ये सूखती कैसी है, उसके पीछे भी वाष्पीकरण है। क्या होता है कि जब ये गीली शर्ट जब हम सुखाने के लिए डालते हैं तो गीली होती है। अब वही हमें वातावरण में ताप का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य की किरणें पत्ती पे पड़ती हैं, मतलब हम जो कपड़े सुखाने डालते हैं उस पर पड़ती हैं, तो इसकी किरणों में हीट होती है। हीट के द्वारा ही जो कपड़े के अंदर जो जल के कण हैं उनमें गति होती है। गति होने के कारण जब ये वाष्पीकृत होते हैं, मतलब गति होती है, तो अंतर आणविक बल कमजोर होता है, जिससे उनका बंध टूटता है और वो मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त हो जाते हैं तो वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्प में जब बदलते हैं तो अपने साथ कुछ ऊर्जा ले जाते हैं। तो वाष्प में बदल के जितना भी पानी है वाष्प में बदल जाता है, और जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, क्या हुआ, दोबारा समझ लेते हैं। सूरज की गर्मी कपड़ों पे पड़ी, कपड़ों के अंदर उपस्थित जल के कण वाष्पीकृत होके और ये कपड़े सूख जाते हैं। तो ये कपड़े भी किसी कारण सूखते हैं, वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको लेटेंट हीट भी बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ये होते क्या है, तो गुप्त ऊष्मा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। गुप्त ऊष्मा जैसे कि एक फ्लास्क है, उसमें हम कुछ बर्फ के टुकड़े लेते हैं। अच्छा, पहले उसमें गुप्त ऊष्मा में, गुप्त माने छुपी हुई ऊष्मा। अब ये एक पात्र लिया है, इसमें हमने बर्फ के आइस के टुकड़े लिए, इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, अब इसमें एक थर्मामीटर लगा रहे हैं तापमान लेने के लिए। अब इसमें हम हीट देना प्रारंभ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसका जो तापमान है, आइस का तापमान 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो इसका तापमान 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से इसको ऊष्मा मिल रही है, हीट मिल रही है। अब थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद हम फिर टेम्परेचर लेंगे इसका, तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर अगेन 0 डिग्री, जबकि हीट बराबर मिल रही है, हीट इसको बराबर मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, हीट इसको बराबर मिल रही है और टेम्परेचर इसका 0 है। और वो जब तक 0 रहेगा, जब तक पूरी जो आइस है वो मेल्ट हो गई या गल के पानी में ना बदल जाए, जब तक उसका टेम्परेचर 0 रहेगा। वो पानी का भी टेम्परेचर 0 रहेगा, आइस का भी टेम्परेचर 0 रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हीट नीचे से मिल रही है, तो वो हीट गई कहां, तो वो हीट इस पात्र या इसमें जो उपस्थित पदार्थ है आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली है या शोषित कर ली गई है, सोख ली गई है। तो जो हीट है, जो
ऊष्मा कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी ठोस के गलनांक पे, जब ठोस को हम नीचे से वो ऊष्मा देते हैं तो वो ठोस के गलनांक पे तो ये हो गई ऊष्मा, लेटेंट हीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा होती क्या है। तो आई होप आपको गुप्त ऊष्मा क्लियर हो गया होगा। अब आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके लिए अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पर, और उसमें हम चर्चा करेंगे जो मैंने बताया जैसे पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस द्रव गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इससे आगे भी एक अवस्था है प्लाज्मा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।